नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसमें जनवरी 2025 का जो अंक है और उसमें नवंबर 2024 माह का जो करंट अफेयर है वो सब संकलित है। इसमें से आज हम आपके समक्ष जो राष्ट्रीय परिदृश्य में जो राज्य व्यवस्था एवं शासन वाला जो हिस्सा है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे हमारी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन, इससे संबंधित जो वीडियो है ये इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि फेक न्यूज पर अंकुश लगाने वाले तंत्र की समीक्षा। हाल ही में संचार एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा तंत्र की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। लोकसभा के सांसद जो निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति में इस पर विचार विमर्श किया गया था। ये जो है संसदीय समिति द्वारा फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2021 के एक प्रमुख प्रावधान को रद्द करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। अर्थात जो सरकार ने एक प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2021 बनाया था, उसके एक प्रावधान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसलिए इसके जो रिवीजन की जरूरत पड़ी है। यह संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 का प्रावधान यह था कि सरकार अपनी फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार देता था। यह सरकार को अप्रैल 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी मध्यस्थ दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 जारी किए गए थे, जिसके माध्यम से इस नियम ने 2021 में संशोधन किया गया था। फेक न्यूज क्या है? यह कानूनी रूप से परिभाषित नहीं है, फिर भी आमतौर पर समाचारों को संदर्भित करता है। ये झूठे और भ्रामक होते हैं और जिसमें तथ्य और उद्धरण और स्रोत नहीं होते हैं, अर्थात जिनका सिर पैर नहीं होता है, वो सभी फेक न्यूज होते हैं। इसमें गलत सूचनाओं का प्रसार और गलत सूचनाओं को जानबूझकर प्रसार करना दोनों शामिल है। फेक न्यूज जो है ये नागरिकों के सूचना के अधिकार का जो है हनन करती हैं, क्योंकि उनको सही सूचना नहीं मिलती और वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सूचना के अधिकार को राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में मौलिक अधिकार जो जीवन का अधिकार है उसके अंतर्गत परिभाषित किया था। इसमें है क्या कि इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि के साथ साथ जो डिजिटल निरक्षरता वो फेक न्यूज को जो है नियंत्रित करने के माध्यम में बहुत ही जो है बाधक है। लोग डिजिटली तो साक्षर हो गए हैं, मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चलाने लगे हैं, लेकिन अभी इतने मेच्योर नहीं हुए हैं कि जो रियल न्यूज और फेक न्यूज में अंतर समझ सके। इसमें जो है जो ये सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 था, उसमें समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री तथा क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल सामग्री को ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा सामग्री के विनिमय के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करते हैं। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 में भी जो है सार्वजनिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित झूठी सूचना और अफवाहों को फैलाना अपराध मानती है। तो भारत सरकार ने फेक न्यूज पर नियंत्रण लगाने के लिए एक जो है अधिनियम में संशोधन किया है। अगला देखते हैं, अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन। ये अंतरराज्यीय परिषद को जो है आप पॉलिटी के सब्जेक्ट में जो है राज्य केंद्र संबंधों के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। इसमें 8 नवंबर 24 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 9 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य के रूप में इसमें शामिल हैं और 13 केंद्रीय मंत्री जो है इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। ये अंतरराज्यीय परिषद जो है स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष जो है गृह मंत्री अमित शाह हैं और इसमें कुल 12 सदस्य जो हैं। अब ये जो अंतरराज्यीय परिषद है ये है क्या?
ये अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी, जो केंद्र राज्य संबंधों पर जो सरकारीय आयोग द्वारा एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की मांग की गई थी। यह सरकारी आयोग, जो सरकारीय आयोग था, उसमें यह सुझाया गया था कि इस प्रकार की एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापना की जाए, क्योंकि जो केंद्र राज्य संबंध है उनमें लगातार जो है मधुरता नहीं रहती है, और विशेषकर तब नहीं रहती है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल की सरकारें हों। यह संविधान का जो अनुच्छेद 263 है, ये वाला, ये प्रावधान करता है कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हित जो है वो जो है उसका लाभ मिलेगा, तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। और ये अनुच्छेद जो है उन कर्तव्यों को भी निर्दिष्ट करता है जो अंतर्राज्यीय परिषद को सौंपे जाएंगे। इसके अलावा जो इसके अंदर एक स्थायी समिति बनाई जाती है, व्यापक रूप से अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों पर निरंतर परामर्श की जो है सुविधा प्रदान करने के लिए उसका निर्माण किया जाता है। जो सबसे पहले जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की स्थापना जो है वर्ष 96 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में की गई थी, जो इसकी जिम्मेदारियों में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना शामिल है, और अंतर्राज्यीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उसका विश्लेषण भी करना होता है। ये किसका काम है? ये अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसकी स्थायी समिति का काम है। अगला जो है वो है 74वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इसमें संविधान द्वारा संशोधन के 3 दशक बाद भी 18 राज्यों द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, अर्थात जो लेखा परीक्षक हैं उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जारी की है। इसमें है क्या ये 74वां संशोधन? ये 18 नगर पालिकाओं कार्यों में से 17 को स्थानीय स्वशासन द्वारा हस्तांतरित करना इसका जो है उद्देश्य था। जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो जो नगर पालिका नगर पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ये जो लेखा परीक्षक हैं उन्होंने पाया कि केवल 5 राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में ही मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, और 6 राज्यों में शहरी स्थायी निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। बाकी जगहों पर ऐसा आरक्षण नहीं है। यह रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकाय के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में भी चिंताओं को उजागर करती है, और उसने कहा है कि जो राजस्व का केवल 32% ही उनका अपना था, और बाकी जो है उनको केंद्र या राज्य से अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था। इन जो निकायों में से केवल 9 राज्य ऐसे थे जिन्होंने सभी 18 कार्यों को, जो ये नगर निकाय हैं, इनको हस्तांतरित किया था। और शहरी स्थानीय स्वशासन जो व्यवस्था है, जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ये उसके अंतर्गत आएगा। ने शहरी स्थानीय स्वशासनों को अपने संसाधनों व्यय के बीच 42% का अंतर झेलना पड़ रहा है, और उनके व्यय का केवल 29% कार्यक्रम ही विकास कार्यों पर खर्च होता है। 15 राज्यों में से केवल 4 हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने वार्ड परिसीमन के लिए राज्य चुनाव आयोगों को सशक्त बनाया है, जबकि शेष 11 में ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं, कैग ने जो अनुशंसा की है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं कि 5 वर्ष में नगर निगम का हर 5 वर्ष में चुनाव किया जाए, अव्यवस्थित शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए योजना समिति बनाई जाए, और बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों को सशक्त बनाया जाए। ये लेखा परीक्षक ने जो है अपना अनुशंसा की है। और राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की निगरानी करनी चाहिए, ताकि आवंटित अनुदान पूरी तरह से और समय पर जारी हो सके। राज्य सरकार आवश्यक कर्मचारियों के मूल्यांकन और भर्ती जैसे मसले पर भी स्थानीय निकायों को जनशक्ति संसाधनों पर पर्याप्त शक्तियां सौंपने पर विचार कर सकती है। इसमें एक क्वेश्चन है
कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में भाग 19A को शामिल किया गया था, जिसके तहत शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। ये सही है कि 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसने राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों को स्वायत्त शासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां प्रदान करने के लिए कानून बनाने का भी अधिकार दिया था। बिल्कुल सही है। इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जिसमें जो अर्बन जो लेजिस्लेटिव जो है, इसमें 18 विशिष्ट कार्यों को सूचीबद्ध किया गया था। यह भी सही है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है सही है। तो मित्रों, जो ये पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, जो समसामयिक मुद्दों में वो वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो हमारा पसंद आया हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।